गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज की जो हमारी ऑनलाइन कक्षा होने जा रही है, इसमें हम वापस से अपनी आरोह पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व हमने अपनी जो भी कक्षाएं संचालित हुई है, जो भी वीडियो कक्षाएं आपको ग्रुप के माध्यम से देखने को मिली है, उनमें हमने आरोह पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 1, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मपरिचय और एक गीत कविता का अध्ययन किया। उसके बाद में मैंने विषय वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कार्यालय हिंदी एवं रचनात्मक लेखन में से रिपोर्ट राइटिंग प्रतिवेदन लेखन को लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियो कक्षाओं को देख करके आप अच्छी तरीके से अपना गृह कार्य जो भी है वो भी करेंगे और साथ में याद भी करते रहेंगे। अब बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा होने जा रही है, इसमें हम आरोह पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। और पाठ नंबर 2 पर हम देखते हैं तो हमारे जो कवि हैं वो आलोक दनवा जी है, और आलोक दनवा की पतंग कविता आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में रखी गई है। बच्चों, आलोक दनवा नई कविता के कवि रहे हैं। नई कविता के ये मूर्धन्य या सशक्त हस्ताक्षर या महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आलोक दनवा जी ने कई सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से इनका पतंग काव्य संग्रह नामक एक कविताओं का संग्रह है, जिसमें से आपकी जो पतंग कविता है वो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। लेकिन बच्चों, पतंग कविता को हम समझे उससे पहले हमें कवि का इंट्रोडक्शन है, कवि परिचय है, कविता का जो निचोड़ या सारांश है वो हमें जान लेना चाहिए। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने श्याम पट पर नोट किए हैं, इनको हम समझ लेते हैं। पतंग कविता के कवि आलोक दनवा जी हैं, जो नई कविता के कवि रहे हैं। क्योंकि बच्चों, सन 1900 से हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नामक 4 पार्ट है, 4 भाग है। तो जब हम चतुर्थ भाग का प्रारंभ देखते हैं तो सन 1900 से बच्चों आधुनिक काल प्रारंभ हो जाता है। सन 1900 से आधुनिक काल प्रारंभ हो जाता है, और 1900 के बाद में जो भी कवि हुए हैं वो सारे कवि आधुनिक कवि माने जाते हैं। अब बच्चों, आधुनिक काल में भी आगे चलकर भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और सन 1900 के 60 में जो कविताएं लिखी गई उन्हें साठोत्तरी या नई कविता का नाम दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम पाठ परिचय में देखते हैं तो बार बार एक शब्द आता है कि आलोक दनवा जी नई कविता के कवि हैं। तो इससे यही तात्पर्य है कि सन 1960 के 65 के दशक के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई, उनके जो कवि रहे उन्हें नई कविता के कवि कहा गया। तो ये तो बच्चों हमने जाना कि ये कौन सी काव्य धारा के कवि है, तो ये नई कविता के कवि माने जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो बच्चों, इनका जन्म 2 जुलाई 1948 को भारत के बिहार राज्य के दरभंगा जिले के मुंगेर नामक स्थान पर हुआ था। अर्थात ये भारत के बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त जब बच्चों हम इनके साहित्य रचना की बात करते हैं, इनके वागम्य की बात करते हैं, तो आपके पाठ्य पुस्तक में तो बच्चों 4-5 ही इनके जो काव्य संग्रह है, रचनाएं हैं, उनका उल्लेख है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और वर्तमान में भी ये लिख ही रहे हैं। इन्होंने जनता का आदमी नामक काव्य संग्रह की रचना की। सन 1972 में
भागी हुई लड़कियाँ नामक इनका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद में बुर्नों की बेटियाँ और दुनिया रोज बनती है, ये एकमात्र संग्रह है, ये इन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त बच्चों इनके 41 लगभग 41 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और वर्तमान में भी ये लेखन का कार्य कर रहे हैं। सम्मान की जब हम बात करते हैं तो बच्चों साहित्य के क्षेत्र में कोई भी कवि हो या कवयित्री हो या कोई भी लेखक या लेखिका हो, वो उत्कृष्ट अच्छा कार्य करता है, अपने साहित्य के माध्यम से समाज की उन्नति करता है, समाज में जड़ताओं को, कई सारी बुराइयों को समाप्त करता है, समाज का कल्याण करता है। उसका साहित्य जनहित के लिए रचा जाता है तो उसे समय समय पर मान सम्मान पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। तो इन्हें भी काफ़ी सारे जो सम्मान हैं, पुरस्कार हैं, वो मिल चुके हैं। सम्मान के अंतर्गत बच्चों इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बिहार में बच्चों लैंग्वेज से संबंधित एक परिषद है जिसे बिहार राष्ट्र भाषा परिषद कहा जाता है, उनके द्वारा भी साहित्य के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए इन्हें बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान भी मिल चुका है। इसके बाद में बिहार राज्य के द्वारा ही इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त इन्हें पहल सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान भी दिया गया है। और फिराक गोरखपुरी उर्दू के शायर थे जिनके याददाश्त में फिराक गोरखपुरी सम्मान साहित्यकारों को दिया जाता है, तो ये सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। इसके अतिरिक्त बच्चों वर्तमान में यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा जिला पटना बिहार में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में, हिंदी के आचार्य व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्वतंत्र रूप से ये लेखन कार्य भी कर रहे हैं, अर्थात अभी ये साहित्य रचना भी कर रहे हैं और साहित्य रचना के माध्यम से हिंदी साहित्य के भंडार को ये उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। अब बच्चों आपके पाठ्य परिचय में इनके जन्म और मान सम्मान के बाद में एक छोटी सी पंक्ति आई है, एक लाइन लिखी हुई है, जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना उधर है। जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना मुझे भी उधर है। तो कवि ने ऐसा कहा है। तो बच्चों इस पंक्ति को देखकर हम इनके दार्शनिक विचारधारा का अनुमान लगा सकते हैं, इनकी जो आध्यात्मिक सोच है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसके माध्यम से कवि कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ अनेक जगह से होती हुई आती है और एक सागर या समुंदर में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार मैं भी संसार का ऐसा एक प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, जिसकी रचना ईश्वर ने की है और एक दिन मुझे भी उस परम तत्व में जाकर मिले जाना है। तो इस तरीके से हमने इनकी एक पंक्ति को जाना। अब बच्चों पाठ परिचय के अंतर्गत आपकी पाठ्यपुस्तक में काफ़ी कुछ दे रखा है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने ली है। जैसे कि नंबर 1 पर हमारा बिंदु है सन 1970-80 के दशक के कवि, अर्थात इनका लेखन कार्य जन्म तो 1948 में हुआ था, 50 के दशक में हुआ था, लेकिन जब बच्चों इनके लेखन कार्य की बात करते हैं तो सन 1970-1980 के बीच इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था और 1960-65 के बाद में हिंदी में नई कविता का लेखन हो चुका था। इसीलिए ये नई कविता के कवि या नवी काव्य की काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इसके बाद में रंगकर्मी भी रहे। रंगकर्मी का अर्थ होता है बच्चों थिएटर से भी इनका संबंध रहा है। इन्होंने तरह तरह की
नाट्यशालाओं में, रंगमंच पर अपने कई सारे प्रोग्राम भी जो है दिए हैं। रंगकर्मी के रूप में भी इन्होंने पाठ भूमिका निभाई है, कार्य किया है। साथ ही साथ में कई विद्यालय, साथ में बच्चों इन्होंने कई जो विद्यालय है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में हिंदी के एज ए लेक्चरर के रूप में, व्याख्याता के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। नंबर 2 पर इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने जो भी काव्य संग्रह लिखे हैं वह बहुत ही उत्कृष्ट हैं। मन के भावों को, सुंदर कल्पनाओं को इन्होंने अभिव्यक्ति दी है। और आपके पाठ्य पुस्तक में जो पतंग शीर्षक कविता ली गई है वह हमें इनके बाल मनोविज्ञान की जानकारी देती है। अर्थात इन्हें बालक का जो मनोविज्ञान है, जो बालकों की, बच्चों की साइकोलॉजी है, उनकी बाल सुलभ क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं, चेष्टाएँ हैं, उनके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो किस तरीके से बच्चा बाल्यकाल में हरकतें करता है, उछल कूद करता है, किस तरीके से वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, उसकी जो चंचलताएँ हैं, बाल सुलभ प्रतिक्रियाएँ हैं, वो हम पतंग कविता के माध्यम से जानेंगे। नंबर 3 पर बच्चों हम देखते हैं तो इनकी रचना में प्रकृति में परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। और प्रकृति में परिवर्तन बच्चों हम इस रूप में नोट करेंगे कि पतंग शीर्षक कविता में भाद्रपद, भादों का जो महीना होता है वो चला जाता है और शरद ऋतु आती है। तो किस प्रकार एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतु आती है, परिणाम स्वरूप प्रकृति में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। जो नेचर में जो चेंज है वो हमें देखने को मिलता है, वो हम इनकी पतंग कविता के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ काल्पनिकता का भी प्रयोग है, भाषा शैली आधुनिक खड़ी बोली है लेकिन भावानुरूप है, अलंकृत है, बहुत ही सुंदर ढंग से अपने भावों की कवि ने अभिव्यक्ति की है। इसके बाद में सबसे मेन जो यह महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बिंबात्मकता का प्रयोग। वह है बच्चों बिंबात्मकता का प्रयोग। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि ये पतंग कविता में बिंबों का प्रयोग करते हैं। तो कभी कहते हैं कि खरगोश जैसी आँखें, कभी कहते हैं शरद रूपी बच्चा, कभी कहते हैं साइकिल। तो तरह तरह के शब्दों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से अपने भाव व विचारों की अभिव्यक्ति ये करते हैं। तो बिंबात्मक भाषा शैली के माध्यम से इन्होंने भावाभिव्यक्ति की है, अपने भाव व विचारों को रखा है। तो बच्चों ये पाठ परिचय हमने समझ लिया और मूल कविता पतंग जो इनकी कविता है जिसका 3rd पार्ट, तीसरा भाग आपके लिया गया है, उसे हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बच्चों आपको बता देना चाहती हूँ कि बिंबात्मकता या बिंबात्मक भाषा शैली या बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है वो क्या होता है, बिंब किसे कहते हैं, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में हम बिंबों को निकालेंगे कि यहाँ पर दर्शय बिंब है, यहाँ पर सर्वय बिंब है। तो बिंबों को निकालने के लिए, क्योंकि ये हमारे विशेष के बिंदु है, विशेष में हम भाषा भी लिखते हैं, रस, छंद, अलंकार सभी बातें लिखते हैं। तो उसमें हमें यह लिखना होगा कि इन्होंने सर्वय बिंब या इन बिंबों का प्रयोग किया है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बिंब किसे कहते हैं और बिंबों का जब हमें बच्चों ज्ञान होगा तभी हम इस कविता में बिंब जो है वो निकाल पाएंगे। बच्चों इनकी जो पतंग कविता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बिंबात्मक भाषा शैली का प्रयोग है। तो हम विशेष में बिंब को लिखेंगे, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि बिंब क्या होते हैं। बिंब बच्चों, बिंब जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है छाया या प्रतिछाया। बिंब शब्द का अर्थ होता है छाया या प्रतिछाया। क्योंकि बच्चों एक कवि जब अपने काव्य या कविता की रचना करता है तो वो भाषा शैली के अतिरिक्त रस, छंद,
अलंकार और गुण, शब्द शक्ति, प्रतीक योजना आदि का तो प्रयोग करता ही है, बिंब नामक उपकरण का भी प्रयोग करता है। बिंब जो शब्द है उसे छाया भी कहते हैं, प्रतिछाया भी कहते हैं, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत विधान भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि बिंबों के माध्यम से, बिंबात्मक भाषा शैली के माध्यम से अपने भाव विचारों की इस प्रकार से अभिव्यक्ति करता है कि उसकी छवि पाठक के मानस में, दिलो दिमाग में बन जाती है, या वो सोचने लग जाता है, या वैसी कल्पना के सागर में वो डूब जाता है, तो उसे ही बच्चों बिंबात्मक भाषा शैली कहते हैं। तो आलोक दनवा की पतंग कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बिंबात्मक भाषा शैली का प्रयोग है। बच्चों, बिंबात्मकता जो भाषा शैली होती है या बिंब जो होते हैं, उनके जब हम प्रकार की बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि दर्शे बिंब, सर्वे बिंब, ग्राव्य बिंब, और एक होता है इसके अंतर्गत हमारा स्पर्शे बिंब। 4 प्रकार मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, और ये चारों ही प्रकार में पतंग कविता में देखने को मिलेंगे, जो हमें विशेष में लिखने होंगे। जैसे कि दर्शे बिंब, दर्शे बिंब का संबंध होता है बच्चों दर्शनात्मकता से, अर्थात कवि जो वर्णन कर रहा है या कवि की जो काव्य रचना है, कविता है, उसे रीड करने के बाद में हमें कवि ने जो वर्णन किया है उसकी वैसी ही छवि, वैसा ही दृश्य हमारे आँखों के सामने आ जाता है, या हम वैसी कल्पना में करने लग जाते हैं, या वैसा ही सीन या दृश्य हमारे मानस में अंकित हो जाता है, तो उसे दर्शनात्मक बिंब कहते हैं। नंबर 2 पर है स्पर्श बिंब। स्पर्श बिंब का संबंध हमारी जो त्वचा होती है उससे होता है, जो हमें स्पर्शानुभूति करवाता है। अर्थात कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिन्हें रीड करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि मान लो कि हमें ही वास्तव में स्पर्श की अनुभूति हो रही हो। नंबर 3 पर हम देखते हैं ग्राव्य बिंब। ग्राव्य बिंब का संबंध हमारी ग्राव्य इंद्री अर्थात नासिका से होता है, जिससे हम सूंघने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में नंबर 4 पर है सर्वे बिंब। इसके अंतर्गत कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिन्हें रीड करने के बाद में हमें लगता है कि वैसी ही ध्वनि, वैसी ही आवाज़, वैसा ही स्वर मानो कि हमारे कानों में प्रत्यक्ष गूंज रहा हो, हमें सुनाई दे रहा हो। अर्थात हमारी बच्चों जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही बिंबों की रचना होती है। यह हमारे साहित्य में कवि बिंब का प्रयोग करता है। अब बच्चों हम पतंग कविता की बात करते हैं, तो पतंग में कविता के अंतर्गत हमें मूल रूप से दर्शे बिंब, स्पर्श बिंब और सर्वे बिंब, ये 5 बिंबों में से 4 बिंबों में से 3 बिंब देखने को मिलेंगे। तो पहले हम उन्हें समझ लेते हैं ताकि हमें कविता समझने में आसानी रहे। कवि की जो कविता है वो भादवे के महीने के वर्णन के माध्यम से शुरू हुई है। तो इसमें कुछ लाइनें मैंने उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखी हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया शरद आया। कवि कह रहा है सबसे तेज बौछारे गई। अब यहाँ पर हम बिंब देखेंगे तो दर्शे बिंब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों कवि ने लिखा सबसे तेज बौछारे गई, तो जैसे ही हमने इसका वाचन किया सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया शरद आया, तो तुरंत हमारी आंखों के सामने ये दृश्य घूम जाएगा, ये सीन उभर कर आ जाएगा कि मानो बरसात ऋतु जो है आकर चली गई है, और उसके बाद में भादवे का महीना जिसे हम कह सकते हैं जुलाई अगस्त का महीना, वो आकर जुलाई अगस्त या हमारा सितंबर का महीना जिसे हम देसी महीनों में सावन भाद्रपद का महीना कहते हैं, वो आके चला गया है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो
ऐसी अनुभूति या ऐसा शब्द चित्र या ऐसी जो एक शब्दात्मक चित्रावली दर से हमारी आंखों के सामने उभरा है, तो वहाँ पर हमारा जो बिंब बनेगा वो आप लिखेंगे कि दर से बिंब का प्रयोग इस पंक्ति में हुआ है। नंबर 2 पर सवेरा हुआ। जैसे ही कवि ने शब्द लिखा सवेरा हुआ, तो शब्द चित्र के माध्यम से हमारे मानस में चित्र उभरा कि प्रातःकाल हो चुका है, हम प्रातःकाल की कल्पना में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर भी दर से बिंब का प्रयोग देखने को मिला। नंबर 3 पर कवि कह रहा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब जब खरगोश का कवि ने उल्लेख किया तो हमारी आंखों के सामने खरगोश आ गया। हमें ऐसा लगता है कि मान लो खरगोश ही हमारी आंखों के सामने आकर बैठ गया है और उसकी लाल लाल आंखें चमक रही है, जिसकी उपमा कवि ने शरद के लाल शीतकालीन लाल बादलों से की है। तो वो छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा दर से बिंब हुआ। इसके बाद में मैंने उदाहरण लिया घंटी बजाते हुए कि बालक का उल्लेख किया है कि शरद ऐसे आया है जैसे कोई बच्चा साइकिल पर बैठे घंटी बजाते हुए पुलों को पार करता हुआ चला आ रहा है। तो घंटी बजाते हुए कवि ने तो केवल लिखा है, शब्द लिखे हैं, वाक्य रचना की है घंटी बजाते हुए, लेकिन जैसे ही हम इसका वाचन करेंगे हमें लगेगा कि हमारी कर्णेंद्रिय में हमारे जो कान हैं उनमें घंटियाँ बजने लग गई है, हमें चारों तरफ घंटियों की आवाज़ या ध्वनि सुनाई देने लगेगी। तो इसका संबंध हमारी सर्वेंद्रिय से है और सर्वेंद्रिय से है, तो यहाँ पर हमारा जो बिंब है वो सर्वे बिंब देखने को हमें मिल रहा है। इसी तरह आकाश को मुलायम। अब बच्चों मुलायम शब्द आया है। अब मुलायम का संबंध हमारी त्वचा से होगा, क्योंकि हमें स्पर्श की अनुभूति जो त्वचा से होती है, तो यहाँ पर हमें स्पर्श बिंब देखने को मिलता है। तो बच्चों पतंग कविता जो पतंग काव्य संग्रह से ली गई है, टाइटल भी कवि ने पतंग काव्य संग्रह से ली है, तो पतंग ही रखा है। 3rd पार्ट हमारे इसमें पाठ्य पुस्तक में हमारे सिलेबस में रखा गया है, उसको हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो कक्षा में हमने पाठ परिचय, कवि परिचय, कविता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो समझी, और इसके साथ ही हमने बिंबों पर भी जो है जानकारी प्राप्त की कि बिंब किसे कहते हैं। क्योंकि बार बार बिंब शब्द आएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि बिंब किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कवि बिंबों के माध्यम से अर्थात अपनी भाषा शैली में शब्द चित्रों के माध्यम से एक ऐसा सीन या ऐसी छवि पाठक के सामने ला देता है कि पाठक उसे वास्तविक रूप से महसूस करता है, चाहे वो दर से बिंब हो, चाहे सर्वे हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे ग्राव्य बिंब हो। तो वहाँ पर बिंबात्मक या बिंबों का प्रयोग देखने को मिलता है, और सभी प्रकार के बिंबों का प्रयोग हमें कवि की भाषा शैली में देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने यह सब कुछ जानकारी प्राप्त की। अब आगे की हमारी जो कक्षा होगी उसमें हम अपनी मूल पतंग कविता पर बात करेंगे।